नमस्कार दोस्तों। इंडिया $4 ट्रिलियन जीडीपी बन चुका है और अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल लेकर चल रहा है और साथ में $10 ट्रिलियन जीडीपी टारगेट का भी डिस्कशन हो रहा है। तो भारत के इन गोल्स को अचीव करने में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सीधा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को अफेक्ट करता है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, इनका स्कोप क्या है, कितना खर्चा आ रहा है, कहां तक काम हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे ये इंफ्रा प्रोजेक्ट हमारी लाइफ और इंडिया की इकोनॉमी को बदल देंगे। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 14 सितंबर 2017 को जापान के लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। फिर दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट साइन होते हैं। उनमें से एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा और इसकी लेंथ 508 किलोमीटर होगी। जब यह प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 से पहले कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था। भारत सरकार चाहती थी कि भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत में बुलेट ट्रेन चले, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमेशा की तरह इस प्रोजेक्ट में भी पॉलिटिक्स घुस गई। 2019 से लेकर 2022 4 साल तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होल्ड में चला गया, पर 2022 में महाराष्ट्र में फिर से सरकार बदली, बीजेपी दोबारा से पावर में आई और बुलेट ट्रेन का काम शुरू हुआ। 2022 से अब तक 56% वर्क कंप्लीट हो चुका है और 85,300 करोड़ रुपीस खर्च हुआ है। पूरा प्रोजेक्ट 2029 तक कंप्लीट होगा। अब ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एक कॉरिडोर को बनाने में इतना डिले हो रहा है और खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो गया है तो 7 कॉरिडोर को बनाने में तो देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 7 रूट अनाउंस किए हैं और उन्हें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा मास्टर प्लान तैयार किया है। इन 7 कॉरिडोर के बनने के बाद इन सिटीज के बीच का ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाएगा। भारत सरकार ने कोई रैंडम रूट सेलेक्ट नहीं किया है। ये भारत के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब है। पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई ये इंडिया के टेक और मैन्युफैक्चरिंग जोन है। दिल्ली, वाराणसी मैन्युफैक्चरिंग और पॉपुलेशन पावर हाउस है। सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, चिकन नेक सिक्योरिटी और आसियान कंट्री में एक्सपोर्ट करने का गेटवे है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के डिले और कॉस्ट की। तो भारत सरकार ने नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की प्लानिंग की है। जब मल्टीपल कॉरिडोर देश में बनेगा तो इससे ये फायदा रहेगा कि अगर एक स्टेट में बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो बाकी के स्टेट में काम चलता रहेगा। जैसे बीजेपी महाराष्ट्र में इलेक्शन हारी थी पर गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा था, वैसे ही फ्यूचर में मल्टीपल स्टेट में काम चलता रहेगा जिससे प्रोजेक्ट ज्यादा डिले नहीं होगा। कॉस्ट की बात करें तो फ्यूचर कॉरिडोर में कॉस्ट कम लगेगी क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में ट्रेंड हो चुके होंगे। साथ में कॉरिडोर को कैसे स्क्रैच से बिल्ड करना है उसका एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा। इन कॉरिडोर को बनाने की टोटल कॉस्ट 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास पड़ेगी और वर्स्ट केस सिनेरियो मानो तो 10 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा भारत सरकार कहां से लाएगी? तो देखो, इतना पैसा सरकार को 10-15 सालों में जुटाना है और हो सकता है कि फ्यूचर में भारत जापान से और कॉरिडोर की बनाने की डील कर ले, तो कॉस्ट की चिंता भारत सरकार को नहीं है। अब आप जानना चाहोगे कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को और साथ में आम लोगों को क्या फायदा होगा। तो मान लो कि अगर ये प्रोजेक्ट 50% भी सक्सेसफुल हुआ तो इससे डोमेस्टिक फ्लाइट पे प्रेशर कम पड़ेगा। टियर 2 सिटीज में इकोनॉमिक बूम आएगा क्योंकि वो टियर 1 सिटी से फास्ट कनेक्ट हो जाएंगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इंडिया की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा एक एस्टिमेट लगाया गया कि इन कॉरिडोर से 16 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी और फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को 60 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भारत सरकार ने 3 तरह की मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत। जनवरी 2026 में इंडियन रेलवेज ने वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भारत की खुद की डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई पहली स्लीपर सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है और टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाने की कॉस्ट 120-125 करोड़ रुपए के आसपास है। फायर सेफ्टी के लिए फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा है, ऑटोमेटिक प्लग डोर है, सील्ड वाइडर गैंगवेज है और सीसीटीवी कैमरा लगा है। साथ में डिसइंफेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है जिससे 99% ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एयर कंडीशन में मर जाएंगे। 2030 तक इंडियन रेलवे 260 स्लीपर और 400 सीटर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन रेलवे ऐसा क्यों कर रही है? तो देखो, इसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और जिस स्पीड से लोग गांव से शहर आ रहे हैं उसे देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोग सिटीज में रहेंगे। तो इतनी आबादी को मैनेज करने के लिए, सिटीज में ट्रैफिक को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भारत सरकार वंदे भारत पे फोकस कर रही है।
इसके अलावा भारत सरकार का प्लान इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू को बढ़ाना भी है। आज के समय इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में पैसेंजर ट्रेन का शेयर 30% है, वहीं मालगाड़ियों का शेयर 65% है। इंडियन रेलवेज को मालगाड़ियों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, पर पैसेंजर ट्रेन में हैवी लॉस भी होता है। तो इसी लॉस को कम करने के लिए भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन को पूरे देश में चलाना चाहती है, जिससे इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ सके। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, 260 स्लीपर वंदे भारत को बनाने का खर्चा भी तो आएगा, उससे रेलवे का लॉस नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट थोड़ी ना होगा। तो देखो, एक स्लीपर वंदे भारत को बनाने की कॉस्ट 120 से 130 करोड़ रुपए पड़ रही है, बीच का 125 करोड़ रुपए मान लेते हैं, तो 260 वंदे भारत ट्रेन को बनाने में 32,500 करोड़ रुपए खर्च होगा। मान लो एक साल में एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन 50 करोड़ रुपए प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो अपनी कॉस्ट को 2.5 साल में निकाल लेगी और वर्स्ट केस में 3 साल में कॉस्ट को निकाल लेगी। अब आप बोलोगे कि हम कैसे मान ले कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन एक साल में 50 करोड़ रुपए कमाएगी। तो देखो, इंडियन रेलवे हर रूट पे स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च नहीं करेगी, सिर्फ उन रूट पे चलाएगी जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है और लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इंडियन रेलवे पूरी प्लानिंग करके सब करने वाली है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल के साथ साथ कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल सिटी भी होने वाली है। ढोलेरा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी की सोच 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में रखी गई थी, फिर 2011 में इसे लॉन्च किया गया। ढोलेरा स्मार्ट सिटी का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका डेवलपमेंट एरिया 560 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा ढोलेरा में चाइना से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मानसून के समय ढोलेरा में भी पानी बढ़ जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। ढोलेरा में सब कुछ अंडरग्राउंड रहने वाला है, सीवेज पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन। ढोलेरा में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे भी बहुत काम हो रहा है, जिससे वहां का एनवायरनमेंट खराब ना हो। तो आने वाले समय में ढोलेरा में जैसे जैसे कंपनीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे ढोलेरा में रियल एस्टेट की प्राइस भी बढ़ने लगेगी। और ये आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, नोएडा, गुरुग्राम और ढोलेरा में भी रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको ढोलेरा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप नेस्टोरिया ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी इस समय ढोलेरा में ऑलरेडी कई कंपनी जैसे कि रेन्यू पावर, टोरेंट पावर ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर लिया है। इसके अलावा ढोलेरा में कई सारी इंडियन और ग्लोबल कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है और ढोलेरा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होने वाला है। ढोलेरा को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ईजी बिजनेस पॉलिसी बनाई गई है, जिसके चलते कंपनीज को लंबे प्रोसीजर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इंडिया में पहले कंपनीज को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर लैंड परचेज करना पड़ता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना पड़ता है, फिर जिस रिसोर्स की जरूरत पड़ती है जैसे कि वाटर, एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्स, उसका अरेंजमेंट कंपनी खुद करती है। इन सब के लिए कंपनीज को जगह जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। पर ढोलेरा में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ढोलेरा का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन टावर होगा, ABCD टावर। कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारा अप्रूवल एक जगह से ही मिल जाएगा, जिसके चलते ढोलेरा में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा ढोलेरा कोस्टल रीजन के पास है, मुंद्रा, कांडला जैसे बड़े पोर्ट सब रीच में, जिसके चलते ढोलेरा से एक्सपोर्ट करना भी बहुत आसान होने वाला है। Dholera becoming one of the world's biggest and best manufacturing industrial zones. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सक्सेस को देखते हुए भारत सरकार ने इस साल के बजट में एक मेगा न्यू ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस कर दिया है, जो सूरत, गुजरात से दानकुनी, वेस्ट बंगाल तक जाएगा। इस कॉरिडोर का मेन गोल ईस्ट इंडिया के इंडस्ट्रियल बेल्ट को वेस्ट के पोर्ट से डायरेक्ट और फास्ट कनेक्ट करना है। ये कॉरिडोर ईस्टर्न DFC और वेस्टर्न DFC को इनडायरेक्टली कनेक्ट करेगा और साथ में एक पैन इंडिया फ्रेट बैकबोन क्रिएट करेगा। न्यू DFC भारत के 7 राज्य वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को कवर करेगा। अभी ईस्ट इंडिया से स्टील, कोल, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को गुजरात और महाराष्ट्र पोर्ट तक पहुंचाने में टाइम लगता है, क्योंकि इस रूट पे मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर रूट नहीं है। उन्हें पैसेंजर ट्रेन का ट्रैक यूज करना पड़ता है, जिससे कंजेशन बढ़ता है और टाइम भी बहुत लगता है। न्यू DFC से ट्रांजिट टाइम 50 से 60% तक रिड्यूस होगा। अभी 3 से 4 दिन लगता है, DFC के बाद 1.5 से 2 दिन लगेगा। कंजेशन कम होगा, स्पीड बढ़ेगी, फ्रेट लोड इंक्रीज होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट 15 से 20% कम होगी। देखो, भारत सरकार ये कॉरिडोर इसलिए बना रही है क्योंकि भारत का ईस्टर्न साइड मिनरल प्लस इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है, वेस्ट साइड में बड़े बड़े पोर्ट हैं, इंडिया का मेन एक्सपोर्ट गेटवे है। अगर दोनों एफिशिएंटली कनेक्ट हो गए तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट दोनों इंक्रीज होगा। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 2000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है और इसको बनाने का खर्चा
1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए आएगा। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा खर्च होगा, देश को कुछ फायदा होगा कि भी नहीं? तो देखो, डीएफसी से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है। 2014 में भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 15% ऑफ जीडीपी थी, जो अब 12-13% पे आ गई है। ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के डबल 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम 3-4 दिन से कम होकर 1.5 से 2 दिन हो गया है। रेल की कैपेसिटी 1.1 बिलियन मैट्रिक टन से बढ़ के 1.6 बिलियन मैट्रिक टन हो गई है। रेलवे का रेवेन्यू 2016 में 1,60,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपए हो गया है। 90,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू 10 साल में बढ़ा है। और डीएफसी की सक्सेस को देखते हुए भारत न्यू डीएफसी को लॉन्च कर रहा है, जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन होगी, साथ में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। आज के समय दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करने में 22 से 24 घंटे लगते हैं, पर आने वाले 3-4 सालों में आपको दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करने में 12 से 13 घंटे लगेंगे। कानपुर से लखनऊ का सफर सिर्फ 40 मिनट का होगा और इसी तरह आप देश के किसी भी कोने में बहुत कम टाइम में पहुंच सकेंगे। मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो में आने वाले 10 सालों में इंडिया के एक्सप्रेसवे रेवोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कों का नहीं, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और फ्यूचर ग्रोथ का बैकबोन बनने वाला है। भारत सरकार का मेगा प्लान 2047 तक 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का है, पर उससे पहले भारत सरकार आने वाले 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए, 125 बिलियन डॉलर के 17,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाएगी। अभी 17,000 किलोमीटर में 40% एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है, जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। 2028 से भारत सरकार रिमेनिंग 60% पे काम शुरू करेगी, जो 2033 तक कंप्लीट होगा। 2 साल डिले भी मान लो तो 2035 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भारत सरकार 2047 तक पूरे देश भर में 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाएगी। अभी भारत एक्सप्रेसवे के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में भी नहीं आता है, पर आने वाले 10 सालों में भारत आराम से टॉप 5 देशों में होगा और 15 से 20 सालों में टॉप 3 देशों में से एक होगा। 2014 में भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,000 किलोमीटर थी, जो 2025 में बढ़ के 1,46,000 किलोमीटर हो गई है। पर अब भारत सरकार का मेगा प्लान है कि 2047 में जब भारत के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो देश में हाईवे की लेंथ 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा होगी। हाई स्पीड रोड की लेंथ को 10 गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके लिए भारत सरकार भारतमाला की हेल्प लेने वाली है। भारतमाला प्रोजेक्ट का फेज 1 डिसाइड किया गया था कि देश भर में 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जिसमें से अब तक भारतमाला के अंदर 26,425 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अवार्ड किया जा चुका है, जिसमें से 19,826 किलोमीटर हाईवे बन चुका है। भारतमाला के फेज 1 के बाद भारतमाला प्रोजेक्ट के फेज 2 में 48,000 किलोमीटर के हाईवे बनाने में भी काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार देश में 41,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करेगी और साथ में प्रीवियस हाईवेज को एक्सपेंड करेगी, जिससे भारत के हाईवेज की स्पीड डबल हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने भारत सरकार के सामने आने वाले 10 साल का रोड मैप रखा है। इस रोड मैप में 2 फेज होंगे। फेज 1 में टोटल 41,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट होगा, जिसमें 15,246 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाया जाएगा। वहीं 11,000 किलोमीटर के पुराने रोड को 2 हाफ लेन में अपग्रेड किया जाएगा। जब फेज 1 कंप्लीट होगा तो भारत सरकार फेज 2 पे काम करेगी और फेज 2 में कम से कम 50,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट और एक्सपेंड करेगी। इस प्रोजेक्ट से भारत सरकार का मेन एम देश में नेशनल हाईवे की स्पीड को 47 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के 90 किलोमीटर तक लेके जाना है। इंडिया इस समय ह्यूज डिजिटल मार्केट बन गया है। 80 से 100 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया सब यूज करते हैं और अब एआई भी आ चुका है। इंडिया में एआई बूम कर रहा है। यूएस चाइना के बाद एआई के मामले में इंडिया 3rd पोजीशन पे आ गया है। 2035 तक एआई से इंडियन इकोनॉमी को 1.7 ट्रिलियन डॉलर का फायदा होगा और एआई के लिए सबसे जरूरी चीज है डेटा, और डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए डेटा सेंटर। तो यूएस की बिग टेक कंपनीज देख रही हैं कि इंडिया एआई, फिनटेक, हेल्थ टेक, ई कॉमर्स जैसे फील्ड में तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडियंस घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, सब डिजिटल इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहे हैं। बिग टेक कंपनीज को दिखता है कि इंडिया का मार्केट और भी बड़ा होने वाला है। इंटरनेट यूजर, स्मार्टफोन यूजर बढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए बिग टेक कंपनीज इंडिया में बहुत सारे डेटा सेंटर बना रही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा सेंटर यूएस में है और इंडिया में यूएस के मुकाबले 3 से 4% डेटा सेंटर ही है। तो फ्यूचर में भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर ओपन होंगे। इसके अलावा इंडिया आईटी हब है, इंडिया ह्यूज आईटी एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया में डेटा सेंटर बनाने से कंपनीज कई सारे देश को सर्विस प्रोवाइड करेगी और उससे भी मिलियंस ऑफ डॉलर कमाएगी।
अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इससे तो अमेरिकन कंपनीज की इंडिया में मोनोपोली हो जाएगी। तो देखो, सिर्फ अमेरिकन कंपनीज इंडिया में डेटा सेंटर नहीं बना रही हैं। जियो इंडिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है। अडानी भी डेटा सेंटर में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर डेटा का ही होने वाला है। इसके अलावा भारत में डेटा सेंटर ओपन होने से मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होंगी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में 20 मिलियन वर्कर को स्किल करेगा डेटा सेंटर और एआई के लिए। इसके अलावा बिग टेक कंपनीज इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट कर रही हैं क्योंकि इंडिया में हर साल लाखों टेक इंजीनियर पास आउट होते हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं। तो डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए इंडिया के पास एक मैन पावर भी है। इसके अलावा भारत सरकार डिजिटल इंडिया पे काम कर रही है। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में डेटा सेंटर के लिए लैंड और पावर सब्सिडी भी दी है। इसके अलावा आजकल कंपनीज चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन से दूर जा रही हैं। दुनिया का फोकस इंडिया जैसे सेफ, स्टेबल और लाइकेबल डेस्टिनेशन पे शिफ्ट हो रहा है। इंडिया में $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है यूएसए, जो दिखाता है कि बिग टेक कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पे ट्रस्ट है। उन्हें पता है कि आने वाले 10-15 साल इंडिया तेजी से ग्रो करेगा, तो इंडिया में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ ऑप्शन है। तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले 5 सालों में ये कंपनीज इंडिया में खूब इन्वेस्टमेंट करेंगी और इन इन्वेस्टमेंट से इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा। $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन जीडीपी बनने में हेल्प मिलेगी। नए डेटा सेंटर, क्लाउड फैसिलिटी, एआई प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर डेटा साइंटिस्ट तक सबको जॉब मिलेगी। इसके अलावा इंडिया में इनोवेशन और स्टार्टअप को फायदा होगा, टेक्नोलॉजी एजुकेशन को फायदा होगा। इंटरनेशनल कंपनीज के आने से इंडियन इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉडर्नाइज होंगे। बिग टेक कंपनीज यूथ को ट्रेन करेंगी और सबसे बड़ी बात, इंडिया अपना डेटा अपने देश में ही रख पाएगा, जिससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी का केस स्ट्रांग होगा। अपने डेटा से इंडिया अपना एआई मॉडल बना सकेगा। तो दोस्तों, बिग टेक कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट से क्लियरली ये कह रही हैं कि भारत इनका नेक्स्ट टेक हब बनने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए नए मौके, नए जॉब और एक नया एआई इंडिया देखने को मिलेगा। भारत दुनिया की एक ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे इंडियन ओशियन के थ्रू वर्ल्ड का 15 से 16% ट्रेड होता है। भारत का लगभग 95% ट्रेड इंडियन ओशियन के रूट के जरिए से होता है, पर भारत इंडियन ओशियन के रूट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना की शुरुआत की है। सागरमाला परियोजना का पहला प्रस्ताव 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया था, पर फिर 1 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो गया। फिर भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के तहत सागरमाला परियोजना की शुरुआत मार्च 2015 को की। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7,516 लंबे कोस्ट लाइन और 14,500 किलोमीटर पोटेंशियल वाटरवेज और मेजर इंटरनेशनल सी रूट को डेवलप करना है और साथ में भारत के पोर्ट को मॉडर्नाइज करना और नए पोर्ट को बनाना है, जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव हो सके। भारत 95% ट्रेड पोर्ट के जरिए से करता है और साल 10 साल भारत का ट्रेड बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत के पोर्ट पे बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार सागरमाला की मदद से देश में नए पोर्ट बनवा रही है और साथ में पुराने पोर्ट को मॉडर्नाइज कर रही है, जिससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके और भारत का ट्रेड बढ़ सके। सागरमाला का मकसद भारत में शिपिंग सेक्टर को भी डेवलप करना है। अब इससे फायदा ये हुआ है कि पिछले 10 साल में कोस्टल शिपिंग में 118% की ग्रोथ हुई है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और कार्बन इमिशन कम हुआ है। कोस्टल कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से फेरी से ट्रेवल करने वाले 40 लाख से ज्यादा पैसेंजर को फायदा हुआ है। कार्गो मूवमेंट 700% इंक्रीज हुई है, जिससे रोड और रेल कंजेशन कम हुआ है। वर्ल्ड के टॉप 100 पोर्ट में इंडिया के 9 पोर्ट शामिल हो गए हैं, जिसमें से वाइजैक पोर्ट टॉप 20 कंटेनर पोर्ट में शामिल हुआ है। इसके अलावा इंडियन पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ी है, जहां 2013-14 में भारत के पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 93.59 आवर्स का था, जो अब कम होकर 48.65 आवर्स का हो गया है। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम का मतलब यह है कि पोर्ट में जो शिप आती है वो कितने टाइम में सारा माल को अनलोड करती है और नए माल को लोड करती है। जिस देश का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है, उस देश का ट्रेड उतनी तेजी से बढ़ता है। तो पोर्ट टर्न अराउंड टाइम कम होने से पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ में क्वालिटी सर्विस बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो पिछले 10 सालों में आप देख सकते हैं कि सागरमाला की मदद से भारत के पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 48% कम हुआ है। भारत सरकार इसे 16 से 18 घंटे और कम करना चाहती है। इसके अलावा भारत के पोर्ट की कार्गो कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन को बनाने की शुरुआत करी थी। इस पाइपलाइन की लेंथ 2805 किलोमीटर है और ये पाइपलाइन भारत के 3 मेजर स्टेट गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। ये पाइपलाइन दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन होने वाली है। ये पाइपलाइन गुजरात के कांडला से शुरू होते हुए गांधीनगर, अहमदाबाद होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, भोपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, वाराणसी से गोरखपुर तक जाएगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने की कॉस्ट 11,000 करोड़ रुपए पड़ी है और इस एलपीजी पाइपलाइन को 3 पार्टीज के साथ ज्वाइंट वेंचर के थ्रू बनाया गया है, जिसमें इंडियन ऑयल
का 50%, BPCL का 25% और HPCL का 25% शेयर है। इस पाइपलाइन की टोटल कैपेसिटी एनुअली 8.3 मिलियन टन LPG ट्रांसपोर्ट करने की है, लगभग भारत की 25% LPG डिमांड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत को इस LPG पाइपलाइन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो, जब से मोदी गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की है तब से पिछले कुछ सालों में भारत में LPG कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ी है। लोग पुराने चूल्हे छोड़ के गैस का यूज कर रहे हैं, जिसके चलते पिछले 10 सालों में भारत में LPG कंजप्शन 80% बढ़ी है और भारत का LPG कंजप्शन एनुअली 30 मिलियन टन को क्रॉस कर चुका है और LPG कंज्यूम करने के मामले में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे जापान और थर्ड पे साउथ कोरिया है। देखो, भारत में जो LPG कंज्यूम होती है वो 60% इंपोर्ट होती है, जो UAE, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत यानी कि मिडिल ईस्ट से भारत में आती है और फिर भारत के वेस्ट पोर्ट से दूसरे स्टेट में जाती है। तो भारत सरकार ने गुजरात के कांडला पोर्ट के पास ही पाइपलाइन बना दी है और यही पाइपलाइन भारत के 3 बड़े स्टेट से होकर गुजरेगी। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इससे इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। तो देखो, अभी भारत में LPG को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड का यूज किया जाता है। अब आप सबने LPG के बड़े बड़े टैंकर देखे ही होंगे। अब इनको रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने से कई बार एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है, साथ में कई लोगों की जान भी जाती है। जयपुर का केस आप लोगों को याद ही होगा, जब LPG टैंकर के एक्सीडेंट से 20 लोगों की डेथ हो गई थी। इसके अलावा रोड के थ्रू LPG ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ता है, वहीं पाइपलाइन के थ्रू ये खर्चा खत्म हो जाता है। इसके अलावा पाइपलाइन से LPG ट्रांसपोर्ट करना सेफ भी है, इसमें कोई एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं रहता है। इसके अलावा LPG को यूज करने से भारत में कोल का यूज कम होगा, जिससे भारत में पॉल्यूशन कम होगा। तो पाइपलाइन बनने से इकोनॉमी के साथ साथ एनवायरनमेंट और ह्यूमन सेफ्टी भी रहने वाली है। साल 1971 में देश की पहली मेट्रो का मास्टर प्लान प्रिपेयर्ड किया गया था। फिर एक साल बाद जून 1972 में मेट्रो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। फिर दिसंबर 1972 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया और फिर 12 साल बाद 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई गई। कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट में भारत की हेल्प सोवियत ने भी की थी। सोवियत यूनियन ने कोलकाता मेट्रो की प्लानिंग और डिजाइनिंग में भारत की मदद की थी। वैसे इस समय भारत में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कोलकाता में नहीं, दिल्ली में है। 1984 से 2014 तक भारत के सिर्फ 5 सिटीज में मेट्रो थी और आज के समय 23 सिटीज में मेट्रो है। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कोची, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, आगरा, पटना, इन सब जगह पे मेट्रो ऑपरेशनल है और कई सिटीज में तो बन भी रही है। 1984 से 2014 तक भारत में मेट्रो की टोटल लेंथ 248 किलोमीटर थी। वहीं 2014 से 2025 तक ये 4 गुना बढ़ के 1013 किलोमीटर हो गई है। 2014 में भारत में डेली 28 लाख लोग मेट्रो से ट्रैवल किया करते थे, पर आज भारत में डेली 1 करोड़ 12 लाख लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा आज के समय पर किलोमीटर मेट्रो रेल बनाने की कॉस्ट एवरेज 400 से 600 करोड़ रुपए पड़ रही है। कॉस्ट इस चीज पे डिपेंड करती है कि रेल लाइन अंडरग्राउंड बनाई जा रही है, एलिवेटेड बनाई जा रही है या नॉर्मल ग्राउंड पे बनाई जा रही है। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट भी इंक्रीज कर रही है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में मेट्रो का बजट 5,700 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 में ये बढ़ के 34,800 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए मेट्रो प्रोजेक्ट में खर्च किया है और इसका रिजल्ट भी अब दिख रहा है। 2014 में भारत मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में टॉप 10 देशों में भी नहीं था, वहीं आज भारत 3rd रैंक पे आ गया है। इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क चाइना में है, जिसकी लेंथ 10,800 किलोमीटर है। 2nd नंबर पे US है, जिसकी लेंथ 1300 किलोमीटर है और तीसरे नंबर पे भारत है, जिसकी लेंथ 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इंडियन सिटीज के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार हर साल कई नए मेट्रो प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है और अब हर साल किसी न किसी सिटी में मेट्रो शुरू भी हो रही है, जिससे भारत में मेट्रो का नेटवर्क तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक आने वाले 2-3 साल में भारत वर्ल्ड का 2nd लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन जाएगा। पर चाइना को हराने में भारत को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बीते 30 सालों में जहां चाइना हर साल ऑन एन एवरेज 300 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क बना रहा है, वहीं भारत 20 से 25 किलोमीटर बना रहा है। भारत में मेट्रो रेल लाइन के इतना स्लो बनने के पीछे कई रीजन है, जैसे कि पुअर प्लानिंग, फॉल्टी डिटेल रिपोर्ट, लेस मेट्रो स्टेशन। इसके अलावा पॉलिटिक्स भी एक मेजर रीजन है, जिसके चलते भारत में बहुत से प्रोजेक्ट बीच में ही कई सालों के लिए होल्ड हो जाते हैं। पर आने वाले 5 सालों में भारत हर साल अब 175 से 200 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने का प्लान कर रहा है। पर जिस स्पीड से भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत को अब हर साल कम से कम 500 से 600 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन डेवलप करने की जरूरत है। देखो, पिछले 11 सालों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को टाइम टू टाइम अपग्रेड कर
कर रही है और उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट भी कर रही है। इस फाइनेंशियल ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट ऑल टाइम हाई 11 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से रेलवे का बजट ऑल टाइम हाई 2,65,000 करोड़ रुपए था। रेलवे का बजट इंक्रीज होने से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन तेजी से हो रहा है, मेट्रो का मॉडर्नाइजेशन तेजी से हो रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे इंप्रूव भी होता जा रहा है। फ्यूचर की बात करें तो भारत में 104 किलोमीटर के मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है, 530 किलोमीटर के प्रोजेक्ट प्लान्ड मोड में है और जिस स्पीड से भारत में मेट्रो लाइन बन रही है, एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि आने वाले 2-3 सालों में भारत के पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। देखो, मोदी गवर्नमेंट भारत में 50 सिटीज में मेट्रो चलाने का प्लान कर रही है और ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि भारत में इस समय 40 सिटीज है जहां पे आबादी 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है और इन सिटीज में 50 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन सकता है। तो देखा जाए इन इंफ्रा प्रोजेक्ट के चलते आने वाले समय में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार आएगा, जिसके चलते बहुत सी फॉरेन कंपनीज जो अभी भारत में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करना चालू करेंगी क्योंकि तब भारत में सब कुछ अवेलेबल होगा, जैसे कि बिग मार्केट, चीप लेबर और साथ में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे भारत को $10 ट्रिलियन जीडीपी बनने में भी बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।